हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के जितने भी प्रश्न सब्जेक्टिव है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें आंसर देखेंगे। तो इससे पहले आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर बता चुके हैं, तो अब जानेंगे सब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इन्हीं प्रश्नों के हम लोग आंसर जानेंगे 1 से 20 तक के प्रश्नों को, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी इसमें हैं उन सभी प्रश्नों के हम लोग आंसर जानेंगे बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे ही समविभवी तल कहते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। अगर इतना आप लोग लिख देते हैं तो 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। स्थिर वैद्युत गॉस प्रमेय को लिखें। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स के उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर होता है Q इंटू 1/ε0। यह गॉस प्रमेय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियमों को लिखे। तो इनमें सबसे पहले लिखेंगे जूल के द्वारा निम्नलिखित नियम दिए गए और यहाँ पे प्रथम है कि ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है जब प्रतिरोध और समय नियत हो, अर्थात H समानुपाती I², जहाँ R और T नियत यहाँ पर है। और यहाँ है दूसरा कि ऊष्मा का परिमाण प्रतिरोध के समानुपाती होगा, नहीं कि H समानुपाती R, जहाँ धारा और समय नियत रहेगा। और ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती T, जहाँ धारा और प्रतिरोध नियत रहेगा। तो समीकरण को जब इन तीनों समीकरण को मिलाएंगे तो H बराबर I²RT निकल कर आएगा। तो यही जूल के नियम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न के प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अगर इतना लिख देते हैं तो 2 अंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीटा किरणों के 2 गुणों को बताएं। तो बीटा किरणें का निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। एक नंबर देखेंगे कि बीटा किरणें ऋणावेशित होते हैं। बीटा किरणों का विराम द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻³ kg होता है। इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे तीसरा है, देखेंगे कि इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरण से 100 गुना होता है। यहाँ पे 2 ही पूछा है तो हम लोग 2 ही लिख देंगे। आप लोग अगर तीसरा भी याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि ये याद रहेगा पहले से। और यहाँ पे प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में संयोजी अशुद्धि जैसे वर्ग 13 के तत्व BAl Ga इन मिलाने से प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें विद्युत का चालन धनावेशी छिद्रों के कारण ही होता है। ये वर्ग 13 के तत्व हैं ब्रेनियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिटेनियम। और यहाँ पे प्रश्न के प्रकाश का ध्रुवीकरण को समझाएं। तो जब तरंगे या प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होती है तो तरंग संचालन के परितः सममित की कमी प्रदर्शित करती है, जिसे ही प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों को देखिएगा नहीं, बल्कि इसको आप लोग एक कॉपी पर जरूर उतार कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे 5 से 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे जरूर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आयाम माडुलन क्या है। तो माडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम में संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित करते हैं उसे ही आयाम माडुलन कहते हैं।
इसे संक्षिप्त में AM लिखा जाता है। हम लोग रेडियो में देखते हैं AM, FM, इसी तो यह है AM यानी कि आयाम आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हम यही समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है और समान विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में समान और एक दूसरे के समानांतर होती है इस प्रकार। और यहाँ पे एक भी और लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और यहाँ पे प्रश्न भी बनता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों। अगर काटेंगी तो उसमें एक सब जो बल लग जाएगा, उसी कारण से वह नहीं काट पाती है। और यहाँ पे प्रश्न है कि संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाएं। तो जब किसी संधारित्र को ऋण प्लेट से दूसरे संधारित्र को धन प्लेट से और दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दिया जाए अथवा यही क्रम जारी रहे तो ऐसे क्रम समूहन को श्रेणीबद्ध क्रम समूहन कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि धन प्लेट को ऋण से जोड़ा जाता है और फिर ऋण प्लेट को धन से, और यहाँ पे फिर ऋण प्लेट को धन से जोड़ा जाता है और फिर से इसी तरह यह क्रम जारी रहेगा। इसे ही हम लोग श्रेणीबद्ध क्रम समूहन कहेंगे। यानी कि इसका सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 डैश डैश 1/cn यानी कि अनंत तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न की फैक्स क्या है। तो फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल मशीन होता है। इसकी सहायता से दस्तावेजों की हूबहू कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जाता है। प्रश्न की नमन कोण क्या है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण जो चुंबकीय यामियोतर में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है, तो ऐसे कोण को नमन या नति कोण कहेंगे। अगर पूछेगा नति कोण क्या है तो यही परिभाषा होगा और नमन कोण के लिए यही होगा। यानी कि दोनों का नाम सेम ही है, नति कोण या नमन कोण। प्रश्न है कि प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। तो इसमें क्या होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष वैसा इंद्रधनुष होता है जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, से प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। अगर पूछता कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है तो उसमें क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो वैसा दृष्टि दोष जिनमें नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है जबकि दूर की नहीं, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगर पूछता कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है तो उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। उसका निवारण हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न के विद्युत अनुनाद को समझाएं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक में कंपन उत्पन्न होने लगता है, तो जिसे ही विद्युत अनुनाद कहेंगे, जैसे कपास हुई धारावाही परिनालिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यम की चुंबकशीलता को समझाएं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा की माप बताता है, उसे ही माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि एंड गेट को समझाएं। तो एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट्स होते हैं पर आउटपुट केवल एक होता है। एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब सभी इनपुट हाई होते हैं। एंड गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट्स पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि इसका वीडियो बनाया जाए या नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।